हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमी के टॉपिक्स पिछले कुछ वीडियोस में देखे थे। कुछ टॉपिक्स अभी बाकी है, पर वो टॉपिक्स हम इस क्वेश्चन से कवर करेंगे। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो द्वारा समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ रिटन द बुक ओपस रूरलियम कामोदरम एंड ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ एग्रोनॉमी? एक बेसिक सा क्वेश्चन एग्रोनॉमी से। इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बुक ओपस रूरलियम कामोदरम ये लिखी और उन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है पीटर डिक्रीसेंजी। बाद में जो वी डॉकुचेव है, ये फादर ऑफ सॉइल साइंस है। बाद में एस एन विंग्रोग्रेट्स्का, ये जो है ये फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है। बाद में डीजे निकोलस, इन्होंने ये फंक्शनल न्यूट्रिएंट ये कंसेप्ट दिया था। फंक्शनल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, सिलिकॉन, सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, सेलिनियम, ये कुछ एलिमेंट्स और ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स ये डीजे निकोलस इस साइंटिस्ट ने बताया था। तो इसका राइट आंसर है पीटर डिक्रीसेंजी। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन इज कॉल्ड एज, यानी जो खरीफ और रबी सीजन होता है, इन दो सीजन के बीच में जो क्रॉप ग्रो किए जाते हैं उन्हें कौन से क्रॉप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जायड क्रॉप्स। बाकी जो है खरीफ क्रॉप तो नहीं कहेंगे, रबी क्रॉप्स भी नहीं कहेंगे। रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स एक ही क्रॉप्स होते हैं। खरीफ क्रॉप ये रेनी सीजन में आते हैं, बाद में रबी और विंटर क्रॉप्स ये रबी सीजन में आते हैं। बाद में है वर्टिकल मल्चिंग इज जनरली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सॉइल्स? तो पहले तो देखते हैं वर्टिकल मल्चिंग होता क्या है। वर्टिकल मल्चिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें फील्ड के कुछ हिस्सों में गड्ढे किए जाते हैं। गड्ढे यानी ट्रेंचेस। उसके कारण क्या होता है, जो पानी होता है सतह का, वो इनफिल्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। यानी इनफिल्ट्रेशन ये इम्पॉर्टेंट है नीचे, यानी सीधी भाषा में कहे तो मुद्रा के ऊपर का जो पानी है वो ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, नीचे जाके परकोलेट होना चाहिए। ये इसका सबसे मेजर काम होता है वर्टिकल मल्चिंग का। तो इसके लिए ये वर्टिकल मल्चिंग किया जाता है। ये जनरली कॉफ़ी गार्डन्स में किया जाता है। कॉफ़ी गार्डन्स ये कर्नाटका वगैरह इस स्टेट में, यानी साउदर्न स्टेट में ज़्यादा होता है। बाद में कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कॉफ़ी गार्डन्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल इसके लिए क्योंकि इसमें क्ले का मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो पानी होता है वो ज़्यादा देर तक इस सॉइल में रहता है। तो जो इसके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक पानी पानी को पकड़े रहते हैं। इसके कारण मुद्रा जनरली ये पानी से भरी होती है। इसके कारण प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके लिए ये वर्टिकल मल्चिंग ब्लैक कॉटन सॉइल में जनरली यूज़ करते हैं। बाद में है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, नमी जो अपने वातावरण में होती है, इसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। बाद में रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता, ये इसको मापने के लिए कौन सा यंत्रों का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन का अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, साइक्रोमीटर, थर्मोमीटर, पेजोमीटर। तो इसका राइट आंसर है साइक्रोमीटर। हाइड्रो से आप समझ सकते हैं ये पानी से रिलेटेड है, हाइड्रो। बाद में थर्मोमीटर ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बाद में पेजोमीटर ये जो नीचे का पानी होता है, यानी सतह के नीचे का, ज़मीन के नीचे का पानी होता है, वाटर टेबल जो हम इसे कहते हैं, वो मेजर करने के लिए पेजोमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर है साइक्रोमीटर। नेक्स्ट है विच क्रॉप इज कॉल्ड एज कैमल क्रॉप और किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स? इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं एग्जाम में। देखिए, क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि दोनों भी पूछेंगे कि कैमल क्रॉप कौन सा है, किंग ऑफ कोर्स सीरियल कौन सा है। इसमें से कौन सा एक भी पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि कौन से क्रॉप को ये दो टर्म्स कहा जाता है। तो इसका आंसर है सॉरगम। क्योंकि देखिए, रेगिस्तान में जो कैमल होता है उस वो कम पानी में ज़्यादा देर तक काम कर सकता है। इसके लिए कैमल उस एरिया में ग्रो किया जाता है, यानी उस एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है। वैसे ही सॉरगम है। देखिए, सॉरगम में जो पानी कम
जब होता है तो sorghum ज़्यादा देर तक टिकता है वहाँ पे, तो इसीलिए इसे कैमल क्रॉप भी कहते हैं। इसे किंग ऑफ कोर्स सीरियल भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर है sorghum। नेक्स्ट है विल्टिंग ऑफ टोबैको ड्यू टू वाटर लॉगिंग इज कॉल्ड एज। वाटर लॉगिंग यानी पानी जमा होना, यानी पानी अगर जमा रहा तो जो पत्ते होते हैं टोबैको के वो सूख जाते हैं। वो क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि पानी रहने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके कारण ये सूख जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? वो पानी जमा होने के कारण जो पत्तों का सूखना होता है टोबैको में, उसे एक टर्म है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है फ्लॉपिंग। बाद में लॉजिंग, डिबलिंग, लॉगिंग, ये अलग अलग टर्म्स है। जैसे कि लॉजिंग ये टर्म देखिए, हवा के कारण अगर प्लांट गिरता है तो उसे लॉजिंग कहते हैं। बाद में डिबलिंग ये सोइंग का एक मेथड है। बाद में लॉगिंग एक अलग मेथड है। नेक्स्ट है क्रॉप विच आर ग्रोन फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन आर नोन एज। तो इसका आंसर है मल्च क्रॉप्स। यानी मॉइस्चर कंजर्वेशन यानी पानी बचा के रखने के लिए कौन से क्रॉप यूज़ किए जाते हैं, तो उन्हें मल्चिंग आपने सुना होगा। देखिए मल्चिंग, मल्च क्रॉप्स यानी मल्चिंग यानी पानी को कंजर्व करना, इरोजन को कंजर्व करना। ये मल्चिंग टेक्निक होते हैं जिसमें पॉलीथीन वगैरह, डस्ट, सॉ डस्ट, प्लांट के कुछ रेसिड्यूज भी यूज़ करते हैं, उसके कारण पानी बचता है। तो वैसे ही क्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, मल्च क्रॉप्स, जिसके कारण पानी हम कंजर्व करके रख सकते हैं। बाद में जो बाकी ऑप्शंस हैं उसमें है फाउलिंग क्रॉप्स। देखिए फाउलिंग क्रॉप्स तो नहीं आएगा, क्योंकि फाउलिंग क्रॉप्स का अर्थ ऐसा होता है कि जिसके कारण वीड इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है, यानी वीड की मात्रा ज़्यादा अपने खेत में दिखती है, उसे फाउलिंग क्रॉप्स कहते हैं। बाद में पल्स क्रॉप एक अलग है, फाइबर क्रॉप अलग है। फाइबर क्रॉप यानी अपना कॉटन, जूट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोन विच इज़ नोन एज स्ट्रेस हार्डनिंग हार्मोन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है प्लांट में जो हार्मोन होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरलिन, या डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं उसमें प्लांट में। तो उसमें से स्ट्रेस हार्डनिंग हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ABA, एब्सिसिक एसिड। ये इसका राइट आंसर है। बाकी हार्मोन अलग अलग फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्रांसपेरेंट इज टोमेटो क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। देखिए ट्रांसपीरेशन ये प्रोसेस आपको पता होगा, जिसमें से पानी प्लांट से बाहर निकलता है, यानी लीव्स में जो स्टोमेटा होता है उसमें से पानी बाहर निकलना, इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो इसे रोकने के लिए, यानी ये एक लॉस है प्लांट के लिए, उसका पानी पानी अगर लॉस होता होगा तो कहाँ पे अगर कंजर्वेशन करना पड़ता है तो उसे वहाँ पे एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि नर्सरीज में ज़्यादातर एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं। तो इसमें टाइप ऑफ अलग अलग टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्टोमेटो क्लोजिंग, रिफ्लेक्टिंग, ग्रोथ रिटार्डिंग। तो इनमें से स्टोमेटो क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है PMA, फिनिल मर्क्यूरिक एसिटेट। बाकी जो साइकोसेल है ये ग्रोथ रिटार्डिंग है, यानी ग्रोथ कम होने से ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। बाद में कैवलिन ये रिफ्लेक्टिंग टाइप है, यानी अगर सनरेज आती है तो रिफ्लेक्ट होने के कारण टेम्परेचर कम रहता है तो पानी भी कम वेस्ट जाएगा। बाद में मोबिलिप भी होता है एक, जिससे वैक्स वगैरह फॉर्म होता है। ये अलग अलग टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट है, इसमें से PMA स्टोमेटो क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है, ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट harmful effect that one plant has on another plant by the release of harmful chemical substance is called as। यानी एक प्लांट दूसरे प्लांट पर हार्मफुल इफेक्ट होता है, इसका जो प्रोसेस होता है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे एलिलोपैथी कहा जाता है। एलिलोपैथी एक प्रोसेस है जिसमें कुछ प्लांट एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जिसके कारण जो फील्ड में दूसरे क्रॉप्स होते हैं उन्हें हार्म होता है, यानी कुछ नुकसान होता है। तो ये जनरली रूट से सिक्रेट होता है ऐसा कोई सब्सटेंस। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि सॉरगम, सनफ्लावर, यूकेलिप्टस, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जो अपना हार्मफुल सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं। ये एलिलोपैथी इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से ये क्रॉप जनरली इंटर क्रॉपिंग में यूज़ नहीं हो करते हैं, जिस यानी अपना दूसरा क्रॉप डैमेज हो सकता है, इसके कारण इसे इन्हें ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं इंटर क्रॉपिंग में। कुछ अलग अलग इसमें
एनिडेशन, लेग्यूम इफेक्ट, सॉर्गम इफेक्ट, ये सब इसे नहीं कहते हैं। एलिलोपैथी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली विद डेफिनेट रो अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर है इंटरक्रॉपिंग। देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में डेफिनेट रो अरेंजमेंट, अगर ये नहीं रहता होगा यानी विथ नो डेफिनेट रो अरेंजमेंट यानी नो वर्ड अगर इसमें ऐड हो गया होगा तो इसका आंसर होता है मिक्स क्रॉपिंग। पर इसका राइट आंसर है इंटरक्रॉपिंग, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट रो अरेंजमेंट ये पूछा गया है। बाद में रटून क्रॉपिंग एक अलग टर्म है, जिसमें फील्ड में जो रेसिड्यूज होते हैं उस हार्वेस्टिंग के बाद जो रेसिड्यूज बचते हैं उसको फर्टिलाइज़र और इरिगेशन ज़्यादा देकर नेक्स्ट सीजन में उसे ग्रो किया जाता है, उसे रटून क्रॉपिंग कहते हैं। बाद में सीक्वेंस क्रॉपिंग अलग होता है, यानी सीक्वेंशियल क्रॉप ग्रो करना यानी एक के बाद एक क्रॉप ग्रो करना, ये अलग अलग क्रॉपिंग के मेथड्स है। तो इसमें इंटरक्रॉपिंग ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है टोटल क्रॉपिंग एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव्स। एक फार्मूला दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, हार्वेस्टिंग इंडेक्स, एलईआर, ये अलग अलग कंसेप्ट है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स यानी इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100 ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला ध्यान में रखिए, टोटल क्रॉपिंग एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100, ये ध्यान में रखिएगा। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस हैविंग लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका राइट आंसर है CO2। देखिए आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट तो पता ही होगा, कुछ गैसेज एटमॉस्फेयर में होते हैं उन जिनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर का, तो अलग अलग गैसेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये CO2, CFC, मीथेन, SO2 ये सब गैसेस शो करते हैं, पर इसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CFC भी बहुत डेंजरस है, क्लोरोफ्लूरो कार्बन, बाद में मीथेन भी है, बाद में SO2 भी है, पर CO2 सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है ग्लोबल वार्मिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटैश इज नॉट सुटेबल फॉर विच क्रॉप। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, हमें पता नहीं रहा तो इसे कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना, थोड़ा सोचना वहाँ पे। सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन रखना, बाद में वहाँ पे सोचना कि देखिए यहाँ पे पोटैश कहा गया है। देखिए जो पोटैश होता है, बाद में सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, ये जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए। ये जो सोडियम, पोटैश, क्लोरीन, ये फंक्शन क्या होता है, इन आयंस का, इन न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या होता है कि सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करना, यानी उसमें पानी जो है वो मेंटेन करना। ये ज़्यादातर लीव्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो लीव्स में ट्रांसपिरेशन और गटेशन ये प्रोसेस में ये पाए जाते हैं। तो जनरली लीव्स में ये ज़्यादा वर्क होता है, यानी पोटेशियम हो गया, बाद में सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये लीव्स में ज़्यादातर वर्क करते हैं। तो ये जो क्रॉप्स के एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से लीव्स, टोबैको, इस क्रॉप का जो लीव्स है वो इकोनॉमिक पोर्शन है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो इसका राइट आंसर है टोबैको। बाकी इसमें ये नहीं लगता है, बाकी इसमें लीव्स नहीं होते, जो ईयर हेड होता है जैसे कि ज्वार में ईयर हेड होता है, बाद में स्पाइकलेट्स, पैनिकल ये होता है राइस और व्हीट में, अलग अलग ये होता है अपना जो इकोनॉमिक पोर्शन होता है। तो टोबैको में लीव्स ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पोर्शन है, इसलिए इसे ये सूटेबल नहीं होता है क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाता है और लीव्स विल्टिंग हो जाता है, इसके कारण ये टोबैको इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दायरा कल्टीवेशन मेथड इज फॉलोड इन विच टाइप्स ऑफ क्रॉप। देखिए दायरा कल्टीवेशन यानी नदी के किनारे जो क्रॉप ग्रो करते हैं उसे दायरा कल्टीवेशन कहते हैं। जहाँ पे सॉइल थोड़ी सैंडी होती है वहाँ पे दायरा कल्टीवेशन होता है। तो ऐसे क्रॉप कौन से है? तो इसका आंसर है कुकुरबिट्स, जहाँ पे वाटरमेलन, मक्स मेलन ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं नदी के किनारे। बाकी कौन से एग्जांपल है? क्रूसीफरी, पल्सेस, सीरियल्स, ये नहीं होता है। क्रूसीफरी यानी इसमें ये अलग अलग आता है बाद में, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, बाद में पल्सेस में
सोयाबीन, बाद में सीरियल्स में वीट, राइस, ये अलग अलग क्रॉप्स होते हैं। इसमें से कुकुरबिट्स, ये डायरेक्ट कल्टीवेशन मेथड कुकुरबिट्स में फॉलो होती है। नेक्स्ट है क्रॉप्स विच कैन बी ग्रोन ऑन सलाइन सॉइल आर कॉल्ड एज, यानी जो खारी मुद्रा होती है उनमें जो क्रॉप्स आते हैं तो उन्हें कौन से क्रॉप्स कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हेलोफाइट्स। देखिए जो अलग अलग यहाँ पे टर्म्स हैं। सायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेड में यानी छाँव में आते हैं, उन्हें सायोफाइट्स कहा जाता है। बाद में लिथोफाइट जो हार्ड सरफेस पे आते हैं जैसे कि रॉक, स्टोन, इस पे आते होंगे तो लिथोफाइट्स। बाद में हेलियोफाइट्स यानी सन लविंग जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर, ये हेलियोफाइट्स में आते हैं। तो इसका राइट आंसर है हेलोफाइट्स, सलाइन सॉइल में ग्रो होने वाले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द फॉस्फोरस सोलोबलाइजिंग इन प्लांट्स। देखिए अलग अलग यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर दिए जैसे कि राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, अजोटोबैक्टर, वैम, इनमें से कौन सा फॉस्फोरस सोलोबलाइजिंग करता है प्लांट्स में? तो इसका राइट आंसर है वैम, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ये इसका फुल फॉर्म है। बाकी जो राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, अजोटोबैक्टर है ये नाइट्रोजन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए होते हैं। तो इसमें से वैम ये फॉस्फोरस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट मैनमेड सीरियल इन द वर्ल्ड, यानी जो विश्व है उसमें पहला जो मानव के द्वारा बनाया गया जो सीरियल है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ट्रिटिकेल। वीट और राय, इन दो अलग अलग क्रॉप्स को मिलाकर ट्रिटिकल ये क्रॉप बनाया गया है। बाद में है स्टेल सीड बेड टेक्निक ऑफ वीट कंट्रोल इज विच टाइप ऑफ टेक्निक, यानी ये जो स्टेल सीड बेड टेक्निक ऑफ वीट कंट्रोल है, यानी जो वीड होता है अपने फील्ड में इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक ये मेथड है स्टेल सीड बेड करके। इसमें क्या होता है, जो सीड बेड प्रिपरेशन के वक्त हम वीड्स जर्मिनेट होते हैं सॉइल में, उन्हें 2-3 बार जर्मिनेट होने देते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो चौथी बार हम क्रॉप्स की सीड को जर्मिनेट होने देते हैं, जब चौथी बार क्रॉप्स की सीड जर्मिनेट होते हैं तब वीट सीड बहुत कम होते हैं, यानी वीड बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा कौन सा मेथड है, ये स्टेल सीड बीड टेक्निक, तो ये कल्चरल मेथड में आता है। बाकी केमिकल इसमें यूज़ नहीं होता है, तो ये केमिकल मेथड तो नहीं होगा। मैकेनिकल यानी इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो यूज़ नहीं हो रहा है और फिजिकली भी कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये कल्चरल मेथड है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है द क्रॉप हैविंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन, ऐसा कौन सा क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा सिंचाई के अंदर इसे इरिगेशन में आता है? तो इसका राइट आंसर है शुगर केन, क्योंकि शुगर केन को सबसे ज़्यादा टाइम और वाटर लगता है। बाकी क्रॉप्स इतने ज़्यादा एरिया नहीं लगता है इन्हें इरिगेशन का। शुगर केन सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एरिया इरिगेशन के अंडर है शुगर केन का। बाद में देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। द वर्ड टिलेज इज डिराइव फ्रॉम विच टाइप ऑफ वर्ड, यानी जो टिलेज ये वर्ड है ये कौन से टाइप के वर्ड से डिराइव किया गया है? ग्रीक, लैटिन, एंग्लो सेक्सन और फ्रेंच वर्ड। इसका राइट आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। एग्रोनॉमी से रिलेटेड कौन सा भी डाउट रहा तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, आपकी कमेंट डालिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्री मंत्रा ने खुद का ऐप लॉन्च किया है, तो उसे आप एक बार डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे अलग अलग कोर्सेस हैं, एग्री रिलेटेड एग्ज़ाम कोई भी आप दे रहे होंगे तो उसकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये कोर्सेस आपको वहाँ पे अवेलेबल है, ये आपको बहुत यूज़फुल होंगे। बाद में ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और सेशन अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।